Hello everyone, welcome to the channel and we are continuing propositional logic as you can see on the screen from discrete mathematics and so far we have covered 3 lectures from propositional logic जिसमें हम लोगों ने बात किए हैं about the topic in the all the theory parts, all the important introductory theory parts जहाँ पे different terminologies, connectives and उसके साथ साथ different टर्म्स लाइक टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह हम लोगों ने देखा। एंड जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने किया उसमें वी हैव कवर्ड ढेर सारा क्वेश्चंस फ्रॉम वट एवर थियोरी वी हैव कवर्ड, वट एवर पोर्शन वी हैव कवर्ड सो फार। एंड उसमें भी जिन बच्चों ने लास्ट वाला प्रॉब्लम, सिर्फ जो प्रॉब्लम वाला लेक्चर था जिसमें लगभग 11 के करीब क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे सॉल्व किया है, जिन भी बच्चों ने नहीं देखा जाके देख लो क्योंकि उनमें मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। सो बहुत बढ़िया है वो प्रैक्टिस करने के लिए, और उसमें होमवर्क भी डाला हुआ है तो होमवर्क सॉल्व करना और कमेंट करना कि होमवर्क जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आर्गुमेंट और इन्फरेंस, वट एवर यू कैन से कि व्हाट इज आर्गुमेंट क्या है ये, और उसका एग्जांपल्स देखेंगे। एंड रूल्स ऑफ इन्फरेंस करके एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ पे लाइक 14 to 15 रूल्स है जो हमें जानना है, जिनका नाम हमें जानना है एंड उनका जो वर्किंग प्रोसीड्योर है वो हमें देखना है। क्योंकि हमें कभी कभी एग्जाम में, जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, जो हमें क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि कुछ भी एक स्टेटमेंट हो वो वैलिड होगा कि नहीं ये हमें चेक करने दे सकता है, या फिर कोई भी एक स्टेटमेंट, एक प्रोपोजिशनल फंक्शन जो जिसका वैलिडिटी हमें चेक करना हो, या फिर और कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन, जहाँ पे अब समझना पॉइंट, जो जिस क्वेश्चन को तुम लोग चाहो तो मोस्टली हमें अब ये जो रूल्स ऑफ इन्फरेंस है मोस्टली हमें वैलिडिटी चेकिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो वो वैलिडिटी चेकिंग हम लोग चाहे तो ट्रूथ टेबल की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर जो लॉज हम लोगों ने सिखाया है लास्ट या सेकेंड लास्ट लेक्चर में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज जो हम लोगों ने सिखाया उनके मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अभी जो आज हम सीखने वाले हैं दैट इज रूल्स ऑफ इन्फरेंस, उनके मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर पेपर में क्वेश्चन में मेंशन्ड करेगा पर्टिकुलरली, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे हमें रूल्स ऑफ इन्फरेंस ही यूज करना होता है, जो सब कुछ हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। पहले तो हम लोग रूल्स को कवर करेंगे, देन उसके बाद उन रूल्स को यूज करके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एंड मैंने कोशिश किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही यहाँ पे रखूँ, तो फिर से हमें एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन भी मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो बहुत सारा बातें हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, तो जल्दी से तो फिर हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। एंड विल स्टार्ट विथ आर्गुमेंट। तो इट इज आर्गुमेंट और इन्फरेंस। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन। बोल रहा है कि कोई भी एक स्टेटमेंट द स्टेटमेंट दैट ए सेट ऑफ premises generally denoted by p1 p2 p3 up to pn yields another proposition q, so this is called an argument. तो बेसिकली n number of premises will be there, स्टेटमेंट ही है वो मोस्टली वो, और उनको मिला के अगर हमें एक प्रोपोजिशनल फंक्शन या फिर एक प्रोपोजिशन मिले क्यू, तो इस पूरे सिचुएशन को या फिर इस पूरे स्टेटमेंट को एक आर्गुमेंट बोला जाता है। और मतलब ये जो क्यू है जो जिसको यील्ड करता है, मतलब जो हमें एज ए कंक्लूजन हमें जो मिलता है, दिस क्यू इज कॉल्ड कंक्लूजन ऑफ द आर्गुमेंट। तो ये दो टेक्निकल टर्म्स है, पहले तो जो हमें यहाँ पे जानना है कि आर्गुमेंट क्या है। हालांकि मुझे पता है अभी थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुआ, क्या समझ में ही नहीं आया, सो डू नॉट वरी, हम लोग एग्जांपल लेके इसको समझेंगे, सो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया चीज़ों को समझने के लिए। तो दो स्टेटमेंट हमारे सामने हमें दिख रहा है, ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ टुडे इज राधास बर्थडे देन टुडे इज 15th March. This is the first statement. Second statement is today is 15th March. And इन दोनों को मिला के या फिर एक कंक्लूजन जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है कि therefore today is Radha's birthday. मैं एक बार मार्क कर देता हूँ कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है जो कि गिवन रहेगा क्वेश्चन में, these are called, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं गिवन स्टेटमेंट्स, ठीक है। अच्छा ये जो महाशय है यहाँ पे जिसके आगे देयरफॉर लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड कंक्लूजन, जो कि मैंने वहां पर भी बताया था डेफिनेशन में। ये हो गया कंक्लूजन। और इस पूरा ये जो चीज है, मतलब ये पूरा जो है पूरा ये जो
कहानी है ना, ये जो पूरा कहानी है, इसको इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो जो गिवन स्टेटमेंट, दो गिवन स्टेटमेंट है यहाँ पे, इफ टुडे इज राधास बर्थडे देन टुडे इज 15th मार्च, सेकंड स्टेटमेंट इज टुडे इज 15th मार्च एंड फ्रॉम दैट वी आर टेकिंग अ कंक्लूजन देयरफॉर टुडे इज राधास बर्थडे। तो जो दो फर्स्ट जो मतलब नंबर 1 नंबर 2 है, दोज आर गिवन स्टेटमेंट एंड उससे कंक्लूजन तो मैंने मार्क कर दिया। और ये जो पूरा जो कहानी है, इस पूरे इसको इसी को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। हमें चेक करना क्या होता है कि अब मेरा क्वेश्चन समझना, जो कि पेपर में बिल्कुल यही मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को, दैट इज दिस आर्ग्यूमेंट वैलिड, क्या ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है कि नहीं, दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक। ठीक है, ओके ठीक है। तो जो दो गिवन स्टेटमेंट्स हैं, दो से ज्यादा भी स्टेटमेंट हो सकता है, व्हाटएवर, जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनसे कुछ कुछ भी एक चीज को कंक्लूड करने का ये जो ये पूरा ये जो कहानी है, इसी को हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। अब ये आर्गुमेंट जो मैंने बताया, ये आर्गुमेंट वैलिड भी हो सकता है या फिर इनवैलिड भी हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक। वैलिड भी हो सकता है या फिर इनवैलिड भी हो सकता है। ठीक, अब सर आर्ग्यूमेंट वैलिड कब होगा? जब सिचुएशन ये बन रहा है कि जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं, उन गिवन स्टेटमेंट को मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट्स है, इनके ट्रू होने पर अगर ये कंक्लूजन भी ट्रू है, देन उस आर्ग्यूमेंट को हम लोग वैलिड बोलते हैं, दैट इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। लेकिन अगर इन गिवन स्टेटमेंट्स को ये अगर ट्रू हो लेकिन फिर भी ये कंक्लूजन फॉल्स हो जाए, देन इट विल बिकम एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये चीज दिमाग में क्लियर होना चाहिए पहले तो। ये होगा वैलिड, हालांकि मुझे यहाँ पे लिखना सही नहीं रह रहा है, फिर भी जस्ट समझाने के लिए। गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू होने पर अगर कंक्लूजन भी ट्रू है तो दैट्स अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। लेकिन अगर गिवन स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन उससे जो कंक्लूजन हम लोग लिख रहे हैं, अगर वो कंक्लूजन फॉल्स हो जाए किसी भी केस में, तो दैट विल बिकम एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। तो अगर मैं सिचुएशन में यही पूछूं फिर से दोबारा कि व्हाट डू थिंक कि ये आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है, तो मतलब आंसर देखने से पहले, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेटली, लेकिन वो देखने से पहले तुम लोग खुद अपना आंसर दो कमेंट में, या फिर नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद अपने आंसर के साथ मेरा आंसर वेरीफाई करना। ठीक है, क्योंकि अगर सीधी सीधी तरीके से अगर इंग्लिश के ऊपर बेस करके इसके आंसर तक पहुंचोगे तो शायद तुम लोगों को ये स्टेटमेंट, ये आर्ग्यूमेंट वैलिड लगे, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये वैलिड नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दूँ, हालांकि मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने क्या बताया कि ये दोनों स्टेटमेंट्स, गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू होने के बेसिस पे अगर कंक्लूजन ट्रू है तो ये वैलिड होगा, और अगर इन दोनों स्टेटमेंट के ट्रू होने के बेसिस पे कंक्लूजन फॉल्स होगा तो फिर ये स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ये ट्रू है, दैट इज टुडे इज 15th मार्च, दैट इज ट्रू, तो ये जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, समझना, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका ये जो दूसरा पार्ट है, तो फिर ये भी ट्रू है। अब ये मुझे बताना कि मतलब ये पूरा जो ये एंटायर स्टेटमेंट में ये जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज टुडे इज राधास बर्थडे, क्या ये ट्रू होना जरूरी है? क्या ये ट्रू होना जरूरी है इस पार्ट का ट्रू होने के लिए, है ना? तो ये मतलब ये मेन पॉइंट है जहां पे इसका आंसर इनवैलिड होगा, मतलब जिसकी वजह से इसका आंसर इनवैलिड होगा। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, डू नॉट वरी, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। प्लेन इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी से या फिर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे तो शायद हमको ये वैलिड लगे, लेकिन यही है मेन प्रोपोजिशन लॉजिक का मेन फंडा। हालांकि मतलब ये इजी चैप्टर लग सकता है, डेफिनेटली इजी है अगर लॉजिक समझे हम लोग, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिसीविंग भी हो सकता है। तो इसलिए हमें करना क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन हो उनको प्रोपोजिशनल फंक्शन में कन्वर्ट करके फिर इसको सॉल्व करना ही सबसे सही बात होता है टू गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है।
तो इसको हम लोग डेफिनेटली चेकआउट करेंगे, मतलब देखेंगे कि क्या है यहाँ पे सिचुएशन। लेकिन इसके पहले इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे, जो जैसा कि मैंने बताया था, इसका जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को एक और बार देख लेते हैं। तो सिचुएशन क्या है, देखो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने जो गिवन स्टेटमेंट देखा था, यही है असल में प्रेमाइसेस, यही है प्रेमाइसेस, और कंक्लूजन तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। तो क्या रहेगा कि ऐसे P1 P2, पता नहीं पेन को क्या हो गया है ना, मुझे दोबारा इसको चेक ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सिर्फ ये डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं चेक कर लेता हूँ। तो मान लो ये सब है ना, P1 P2 P3 है ना, ये सब सेट ऑफ प्रीमाइसेस है। हम लोग इसको ऐसे, यहाँ पे जो डेफिनेशन है प्रीमाइसेस ही मोस्टली हमें यहाँ पे मिलेगा, ये वाला टर्म। तो इस टर्म के साथ हम लोग अकस्टम्ड, मतलब हमें होना चाहिए सेट ऑफ प्रीमाइसेस, या फिर सिंपल वर्ड्स में गिवन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर कभी कभी हमें एक और टर्म देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पे टर्म लिख देता हूँ, हाइपोथेसिस, ये वाला टर्म भी हमें कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। या फिर स्टेटमेंट्स, सिंपली गिवन स्टेटमेंट्स, ये भी हमें देखने को मिल सकता है। तो जो भी है ये P1 P2 P3 करके, मतलब समझ में आ ही रहा होगा इस एग्जाम्पल में, ये था P1 है ना, P1 P2 P3 ऐसे करके इन नंबर ऑफ प्रीमाइसेस कैन बी देयर, P1 P2 एटसेट्रा। और और इसके नीचे फ्रॉम दिस प्रीमाइसेस एक कंक्लूजन रहेगा इसके नीचे, तो देयरफॉर ऐसा देयरफॉर साइन मिलेगा, एंड ऐसे यहाँ पे सपोज Q इज द कंक्लूजन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी था, कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अगर ये है तो मतलब कहानी है कि P1 इज ट्रू, P2 इज ट्रू, अप टू Pn इज ट्रू, मतलब ये सभी जो है प्रीमाइसेस है, प्रोपोजिशंस ही है मेनली मोस्टली। तो अगर ये सभी ट्रू है और उससे अगर हमें जो कंक्लूजन Q भी ट्रू मिल रहा है, देन विल से द आर्गुमेंट इज वैलिड। अदरवाइज अगर ये सभी प्रीमाइसेस ट्रू है लेकिन कुछ एक केस के लिए अगर जो कंक्लूजन Q वो हमें फॉल्स मिल रहा है, देन विल से द आर्गुमेंट इज इनवैलिड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। तो एक बार इससे जो निष्कर्ष है, मतलब जो रेफरेंस, जो कोलरी है, वो एक बार वो देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। दैट इज जो ऑलरेडी मैंने बताया कि आर्ग्यूमेंट इट मे बी वैलिड और इट मे बी इनवैलिड एज वेल, जिसको हम लोग डेफिनेटली, डू नॉट वरी, बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे यहाँ से। अच्छा, तो दूसरा पॉइंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग whether the argument is valid or invalid, that process is called inference। अब ये समझना है, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो पोर्शन है, इसका नाम ही आर्गुमेंट और इन्फरेंस, या फिर हमें इसके बाद जो देखने को मिलेगा दैट इज रूल्स ऑफ इन्फरेंस। तो क्या है, देखो कि ये प्रीमाइसेस है, या फिर ये कुछ स्टेटमेंट्स है, और ये कंक्लूजन है। तो इन प्रीमाइसेस से इस कंक्लूजन को कंक्लूड करने के लिए, मतलब ये कंक्लूजन होगा कि नहीं, ट्रू होगा कि नहीं, या फिर फॉल्स होगा कि नहीं, दैट इज ये आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा कि नहीं या फिर इनवैलिड होगा कि नहीं, ये चेक करने के लिए जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, जो रीजनिंग है, उसी को ही हम लोग इन्फरेंस बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट्स हैं, और यहाँ से ये मतलब ये रीजन के वजह से इस स्टेटमेंट से ये वाला कंक्लूजन ट्रू हमें मिल रहा है, दैट मीन्स ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है। तो ये जो प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो किया, ये जो रीजनिंग हम लोगों ने दिया, इस रीजनिंग को ही हम लोग इन्फरेंस बोलते हैं। या फिर ये ट्रू है लेकिन इस रीजन की वजह से ये फॉल्स है, मतलब जो कंक्लूजन वो फॉल्स है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट या फिर मतलब ये आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है। ये रीजनिंग को ही हम लोग बोलते हैं इन्फरेंस। ठीक है, अच्छा, तो जो प्रीमाइसेस है उनके ट्रू होने पर अगर जो कंक्लूजन है, दैट इज ये जो हम लोगों ने सिचुएशन यहाँ पे देखा था, ये जो प्रीमाइसेस है इनके ट्रू होने पर अगर ये कंक्लूजन गारंटीड टू बी ट्रू है, ये होगा ही ट्रू, डेफिनेटली ट्रू होगा, तब हम लोग बोलते हैं कि यस द स्टेटमेंट इज द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, अदरवाइज इट इज इनवैलिड। इट इज वैलिड और अदरवाइज इट इज इनवैलिड। यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं इन्फरेंस वर्ड से इन्फ्लुएंस होके, दैट इज इफ कंक्लूजन Q कैन बी inferred from the set of premises by applying some rules of inference, then the argument is said to be valid। मतलब वही जो बार वही सेम चीज है कि अगर जो कंक्लूजन है Q है, वो अगर हम लोग इन्फर कर सकते हैं कहाँ से, जो सेट ऑफ प्रीमाइसेस गिवन है क्वेश्चन में, जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं,
उनसे अगर कंक्लूजन को हम लोग इन्फर कर सकते हैं, देन वी से कि द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, अदरवाइज इट इज इनवैलिड। सेम चीज़ें हैं, सो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन हमें सभी टर्मिनोलॉजी से अकस्टम्ड होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ डाल के रखा है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा, अब फिर से इसको समझने के लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल जो स्टार्ट किया था ये बर्थडे वाला, इस पे एक बार और दोबारा चलते हैं, इसको एक बार दोबारा और डिस्कस करते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों ही ट्रू है। ठीक है, ये दोनों ही ट्रू है, और हम चेक करना चाहते हैं कि ये कंक्लूजन यहाँ से ट्रू होगा कि नहीं। तो ओके, तो मैं ले रहा हूँ कि ये भी ट्रू है, जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट प्रीमाइस है वो ट्रू है बिल्कुल, और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है मान लेता हूँ ये भी डेफिनेटली ट्रू है। अब देखो, टुडे इज 15th of March, टुडे इज 15th March, दैट इज ट्रू डेफिनेटली, दैट मीन्स दिस पार्ट इज डेफिनेटली ट्रू। ओके, एंड तो कहने का, अच्छा अब फिर इसको ऐसे सोचो कि टुडे इज राधास बर्थडे, इसको मैं टुडे इज राधास बर्थडे, ये जो है इसको मैं P मान लेता हूँ, कैपिटल P, ठीक है, ओके। और टुडे इज 15th of March, टुडे इज 15th of March, इसको मैं Q मान लेता हूँ। तो देखो ये कौन सा, ये किस तरीके का स्टेटमेंट है, हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर, दैट इज इफ P then Q। सर इफ P then Q, ये असल में दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दैट आई हैव सेड मेनी टाइम्स, और प्रूफ करके मैंने दिखाया था, दैट इज दिस इज नथिंग बट P implies Q। अब माई पॉइंट इज, अब समझना, यहाँ पे सबसे जरूरी बात है समझने लायक, दैट इज P implies Q का जो ट्रूथ टेबल होता है, या फिर जो इसका नेचर होता है P implies Q का, इम्प्लीकेशन का। ठीक है, देखो मेरे पास Q जो है वो ऑलरेडी ट्रू है, मेरे पास Q ऑलरेडी ट्रू है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन समझना कि Q को ट्रू होने के लिए, है ना, Q ट्रू होने के लिए क्या जरूरी है P ट्रू हो, क्या जरूरी है P ट्रू हो, क्योंकि हमें पता है, हमने ये बहुत बार किया भी है ट्रूथ टेबल बनाते टाइम, ये हम लोगों ने डेफिनेटली किया इम्प्लीकेशन के लिए, दैट इज P ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो, P ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो, मतलब Q ट्रू होगा, तो मतलब अगर Q ट्रू हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ता P ट्रू हो रहा है या P फॉल्स हो रहा है, इन केस ऑफ इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब, क्योंकि इम्प्लीकेशन में जो हमें चेक करना जरूरी होता है कि अगर P ट्रू है ना, P implies Q है, अगर P ट्रू है तो Q का ट्रू होना या फिर फॉल्स होना उसके ऊपर निर्भर करता है कि इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, लेकिन जब आई एम सेइंग कि इन केस ऑफ इम्प्लीकेशन जो एंटीसीडेंट है, मतलब सॉरी जो RHS है, वो अगर ट्रू है तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि P जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ट्रू हो रहा है फॉल्स हो रहा है, हमें देखना ही नहीं होता है इन केस ऑफ इम्प्लीकेशन। दैट मीन्स यहाँ पे सिचुएशन क्या है, दैट मीन्स कि जो कंक्लूजन है, दैट इज टुडे इज राधास बर्थडे, देखो यहाँ पे जो P implies, मतलब तो Q क्या था, हम लोग का Q यहाँ पे था टुडे इज 15th March। तो इसका मतलब कहने का मतलब कि ये ट्रू होने के लिए, मतलब नंबर 1 जो स्टेटमेंट है, जो प्रीमाइस है, इसको ट्रू होने के लिए बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि P ट्रू हो, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि P ट्रू हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि P ट्रू हो, है ना। वही मैंने अभी बताया कि यहाँ पे इसका जो P, देखो P implies Q, ठीक है, ये ट्रू मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास ऑलरेडी है कि Q ट्रू है, तो इसका जो कुल मिला के ये जो रिजल्ट है ये ट्रू मुझे मिलना चाहिए, और Q मेरे पास ट्रू ऑलरेडी है, ये मुझे पता है कि Q ट्रू है, तो इस सिचुएशन में P ट्रू या फॉल्स हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों से ही हमें अपना फाइनल रिजल्ट जो ट्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पर P क्या है सर, P इज टुडे इज राधास बर्थडे, एंड Q क्या है सर, टुडे इज 15th March, दैट मीन्स टुडे इज 15th March, दैट इज ट्रू बिकॉज द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑलरेडी ट्रू, वी हैव टू टेक इट एज बिकॉज दिस अ प्रीमाइस, बिकॉज दिस अ गिवन स्टेटमेंट, इट इज ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आज राधा का बर्थडे हो, टुडे इज राधास बर्थडे, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रू हो, P इज ट्रू, ये ज़रूरी नहीं है। And that is why this statement, this argument is because देखो फाइनल कंक्लूजन क्या है, टुडे इज राधास बर्थडे, वही है, मतलब यही कंक्लूजन का स्टेटमेंट वही है, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दिस इज एब्सोल्युटली गारंटीड टू बी ट्रू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आज 15th March ये होने के लिए राधा का बर्थडे आज हो ये जरूरी नहीं है, ये मेरा लॉजिक है ना। आज 15th March होने के लिए ये जरूरी नहीं है आज राधा का बर्थडे हो,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट मीन्स ये जो कंक्लूजन है, ये मैंने क्या बताया था, अगर ये कंक्लूजन गारंटीड ट्रू हो, दिस इज एकदम निश्चित तरीके से, एकदम 100% हो, श्योर हो कि हम बोल सके कि ये ट्रू है, कोई भी सिचुएशन हो, तो फिर ये वैलिड होता है आर्ग्यूमेंट। अदरवाइज ये इनवैलिड हो जाता है आर्ग्यूमेंट, जो कि यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि टुडे इज राधास बर्थडे, दैट इज नॉट, इट इज नॉट गारंटीड टू बी ट्रू, नॉट गारंटीड टू बी ट्रू। Not guaranteed to be true, and that is why this argument is invalid। ये है सिचुएशन। तो देखो, इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी से समझने के लिए जाओगे तो डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जिस तरीके से मैंने शुरू में बताया था कि हमें इसका कॉरेस्पॉन्डिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन बना लेना है, सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन बना लेना है स्टेटमेंट्स को पढ़ के, फिर उसके बाद हमें जज करना है कि ये वैलिड होगा, इनवैलिड होगा। और ये करने के लिए ही अभी हम आगे समझेंगे कुछ रूल्स ऑफ इन्फरेंस, जिनके मदद से हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब एक थोड़ा सा काम चेंज करके देखते हैं चीज़ों को। दैट इज, अभी इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट का वैलिडिटी किस तरीके से चेक होता है। लेट अस से, अब देखो मैंने क्या चेंज किया यहाँ पे, सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखना, यहाँ पे था, लास्ट एग्जाम्पल था टुडे इज 15th मार्च, ये मेरा सेकेंड स्टेटमेंट था और कंक्लूजन था टुडे इज राधास बर्थडे। और यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया, जो कंक्लूजन था उसको मैंने सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड प्रीमाइस बना दिया यहाँ पे फिलहाल। दिस अ कंप्लीट सेपरेट एग्जांपल। ठीक है, दोनों को ऐसा मत सोचना कि ये सब कर सकते हैं, मतलब दैट इज अ डिफरेंट एग्जांपल, दिस अ डिफरेंट एग्जांपल। तो अभी सिचुएशन क्या है, इफ टुडे इज राधास बर्थडे देन टुडे इज 15 मार्च। फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने कुछ चेंज नहीं किया यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट लिया मैंने टुडे इज राधास बर्थडे, और कंक्लूजन है कि देयरफॉर टुडे इज 15 मार्च। तो अब क्या ये वैलिड है, अभी क्या ये वैलिड है? देखो, मैं मान के चल रहा हूँ और मुझे मानना ही है कि जो गिवन स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है, दैट इज ये भी ट्रू है, एंड ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। अब समझना, अगर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, दैट इज टुडे राधास बर्थडे, तो दैट मीन्स ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका LHS ट्रू हो जाएगा, एंड ये LHS इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज द RHS दैट इज टुडे इज 15th ऑफ मार्च, इसको मैं क्यों मान के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे लॉजिक समझना, अगर मुझे ये एंटायर स्टेटमेंट दैट इज, अगर ये एंटायर प्रोपोर्शनल फंक्शन मुझे अगर ट्रू चाहिए, तो फिर ये ट्रू जो कि LHS है इम्प्लीकेशन का, वो जो जिसको इंप्लाई करेगा वो ट्रू या फॉल्स क्या होना पड़ेगा, ताकि ये पूरा एंटायर स्टेटमेंट मुझे ट्रू मिले। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ट्रूथ टेबल हम लोग बनाया करते थे। मान लो ये है P, और ये मानना नहीं है, सही में ये है P, ये है Q, और मुझे चाहिए P इंप्लाइज Q। अब सिचुएशन ये है कि P ट्रू है और मुझे P इंप्लाइज Q भी मुझे ट्रू चाहिए। अब तुम लोग बताओ कि अगर Q फॉल्स मैं लूँगा तो फिर क्या कभी मुझे ट्रू मिल सकता है P इंप्लाइज Q? नहीं सर, क्योंकि यही एकमात्र केस था जहाँ पे P इंप्लाइज Q फॉल्स हो जाता था। सो आई होप यू रिमेंबर कि अगर मुझे P इंप्लाइज Q मुझे ट्रू चाहिए और P मेरा ऑलरेडी ट्रू है, तो Q को भी ट्रू होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी P इंप्लाइज Q टू बी ट्रू। फिर से बता रहा हूं, अगर सिंस P इज ऑलरेडी ट्रू, तो P इंप्लाइज Q को ट्रू होने के लिए Q को भी ट्रू होना पड़ेगा, राइट? दैट मीन्स Q इज ट्रू, दैट मीन्स दिस शुड बी ट्रू। ठीक है, और अगर ये ट्रू है, ये Q है, सर यही तो कंक्लूजन है, टुडे इज 15th ऑफ मार्च, देन इट विल ऑल्सो बी ट्रू। दैट मीन्स सर ये क्या बना, फिर सिचुएशन क्या बना, दैट इज कि जो प्रेमाइसेस है उनका ट्रू होने पर, दोनों ही प्रेमाइसेस का ट्रू होने पर मुझे कंक्लूजन भी ट्रू मिल रहा है। दैट मीन्स दिस सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ वैलिडिटी, एंड दैट मीन्स दिस आर्ग्यूमेंट इज एब्सोल्युटली वैलिड, दिस अ वैलिड स्टेटमेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे यहाँ पे ये दोनों तो ट्रू, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स, दैट इज दोनों प्रेमाइसेस ट्रू होने पर भी जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो रहा था। मतलब फॉल्स, या फिर फॉल्स बोलना सही नहीं रहेगा, या ये बोलना सही रहेगा कि गारंटीड टू बी ट्रू नहीं हो सकता, मतलब बिल्कुल श्योर हो के हम वो उसको ट्रू नहीं बोल सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस आर्गुमेंट इज बिकमिंग इनवैलिड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एकदम श्योर होकर तुम बोल सकते हो कि हाँ बेटा ये कंक्लूजन ट्रू होना ही पड़ेगा, ये होगा ही होगा, एंड दैट इज व्हाई आई कैन फॉर्मली एश्योर कि दिस आर्ग्यूमेंट इज एब्सोल्युटली वैलिड।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो दैट इज व्हाट इज इनवैलिड, है ना। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, तो इसको अभी रैप अप करेंगे इस चीज़ को। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि इक्विवेलेंट है, ये बोलना कि ये प्रीमाइसेस इस कंक्लूजन को इन्फर करता है, या फिर ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, व्हाटएवर। इसका कुछ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट भी हम लोग ले सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेजेस का इधर उधर है और कुछ नहीं, लेकिन ये फ्रेम्स, ये टर्मिनोलॉजीज भी हमें जानना ज़रूर चाहिए, और उसी के वजह से 2-3 वेरिएशन मैंने यहाँ पे दिखाया। जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स P1, P2, P3 अप टू Pn, ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये पेपर में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। दिस एक्चुअली मीन्स यील्ड्स, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली वही है कि P1, P2, P3, Pn जो प्रीमाइसेस है, इफ दे आर ट्रू एंड इफ दैट इंप्लाइज कि Q इज गारंटीड टू बी ट्रू, देन वी से द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। फिर से बता रहा हूं, जो प्रीमाइसेस है P1, P2, P3 करके जो प्रीमाइसेस है, अगर वो ये एश्योर करता है, अगर वो एश्योर करता है कि जो कंक्लूजन है Q ये भी ट्रू हो, वो भी एब्सोल्युटली ट्रू हो, गारंटीड टू बी ट्रू हो, देन वी से कि दिस आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। ये हो गया, ये यील्ड्स, ये वर्ड, ये सिंबल जानने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे डाला है, ठीक है। दूसरा, सेकंड, P1, P2, P3 अप टू Pn logically implies Q is true when the statement is valid। फिर से वही सेम बात कि वही हो रहा है। देखो, हम लोग लॉजिकली इंप्लाइज कब बोलते हैं, ये मैंने बहुत बार ऑलरेडी बताया है। लॉजिकली इंप्लाइज के ऊपर एक पूरा सेशन मैंने चला दिया है ना, सेकंड लास्ट लेक्चर में पोर्शन है उसमें पूरा एक इसके ऊपर, तो जरूर वहां पे एक बार देख सकते हो। अदरवाइज सेम है, टर्मिनोलॉजीज का जरा इधर उधर है, अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली सेम कि वही कुछ प्रीमाइसेस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, गिवन स्टेटमेंट्स हैं, अगर वो ट्रू है then definitely they will imply, if they are implying कि Q is also true, then we can also call this like this, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो premises है P1, P2, P3 they logically implies Q and that is true for a valid argument, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगा, जस्ट एज द फर्स्ट एग्जांपल जो हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है। अच्छा, एंड द फाइनल वन, ये भी देखो, ये लॉजिकली इंप्लाइज का ही एक, वहां पर भी ये हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने वहां पे शायद 2 स्टेटमेंट से देखा था, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, इन नंबर ऑफ प्रीमाइसेस है। तो P1 and P2 and P3 and up to Pn, if this conjunction implies Q, then it is a tautology। ये भी वहीं से उठाया हुआ स्टेटमेंट है फ्रॉम इम्प्लीकेशन, सिर्फ यहाँ पे मैंने वो यूज किया दोबारा। तो फिर से वही सेम कि अगर हाँ ये प्रीमाइसेस Q को इन्फर करता है, if all the premises true and we are also getting कि Q is guaranteed to be true, then we can say कि the conjunction of this premises implies Q is a tautology, क्योंकि इसका ट्रूथ टेबल जो बनेगा है ना, ये सभी ट्रू होने पे अगर ये भी ट्रू है तो ट्रू सभी केसेस के लिए अगर ट्रू हमें मिल रहा है तो डेफिनेटली इट्स अ टॉटोलॉजी, दैट्स इट, और कुछ नहीं, है ना। ओके, तो मैंने एक्चुअल में जो इसके नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, दैट इज़ रूल्स ऑफ इन्फरेंस, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वीडियो बहुत लेंदी बन रहा था क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे डिफरेंट रूल्स है जो हमें जानना है। तो इस वीडियो को जो इंट्रोडक्टरी ये पार्ट है आर्गुमेंट का, मैं यहाँ तक रख रहा हूँ। इसका नेक्स्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जहाँ पे हम लोग, वो थोड़ा सा लंबा होगा, अराउंड 1 आवर के आसपास होगा, जिसमें हम लोग डिटेल में जो भी डिफरेंट रूल्स है इन्फरेंस का, या फिर एक आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है वो देखने का, उनको हम लोग बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल डिटेल में हम लोग उसको समझते हुए चलेंगे। और बेहतरीन वो लेक्चर है जिससे बहुत सारा कंसेप्ट्स जो भी कंफ्यूजन था वो और भी क्लियर होता हुआ चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम रूल्स ऑफ इन्फरेंस।